नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर फिर आपके बीच एक नए भाग 10 के साथ आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने भाग 9 के अंतर्गत जो है हमने किसके बारे में पर परागण के बारे में पढ़ा था और पूरे विस्तार से पढ़ा था और हमने कीट परागण तक आपको पढ़ाया था। ठीक है, उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे जंतु परागण क्या होता है, जंतुओं के द्वारा किस प्रकार से पौधों में परागण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनमें जंतुओं के द्वारा जो होता है परागण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जंतुओं के द्वारा किस प्रकार से परागण होता है। ठीक है, अब बात समझ में, जंतु जंतु परागण। ठीक है, ठीक है। अब ये जंतु परागण क्या होता है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिसमें जो होता है जंतुओं के माध्यम से परागण क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कुछ पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा व कुछ घोंघों के माध्यम से जब जो हो इनमें पौधों में परागण क्रिया संपन्न होती है। जैसे घोंघे में हो गया, इसमें जो होता है जलीय समीपवर्ती जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें जो होता है घोंघों के माध्यम से जो होता है परागण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है कि कुछ पौधों में जंतुओं के द्वारा परागण होता है। जैसे पक्षियों द्वारा बिग्नोनिया और सेमल में। ठीक है, इसके पश्चात चमगादड़ द्वारा जो होता है इसमें कदम और सेमल में। ठीक है, इसके पश्चात जो होता है घोंघा में या घोंघा के द्वारा जो होता है जलीय समीपवर्ती पौधों में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि कुछ पौधों में जंतुओं के द्वारा परागण होता है। ठीक है, अब किसके द्वारा? कुछ पक्षियों द्वारा, कुछ चमगादड़ों के द्वारा और कुछ घोंघों के माध्यम से जो होता है कुछ प्लांटों में किसके द्वारा, इन जंतुओं के माध्यम से परागण क्रिया संपन्न होती है। जैसे पक्षियों के द्वारा मैंने बताया बिग्नोनिया या सेमल में, इनमें पक्षियों के माध्यम से परागण क्रिया संपन्न होती है। और कुछ जैसे कदम्ब हो गया, सेमल हो गया, इनमें चमगादड़ों के द्वारा जो होता है परागण क्रिया संपन्न होती है। इसके पश्चात घोंघों में मैंने क्या कहा, जितने भी जलीय समीपवर्ती के प्लांट होते हैं उनमें घोंघों के माध्यम से परागण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए इसके आगे और कुछ पढ़ते हैं कि किसके माध्यम से। अब कृत्रिम परागण क्या होता है या कृत्रिम संकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन।
डाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब दो अलग अलग पुष्पों को लेकर हम आपस में संकरण कराते हैं और अलग अलग लक्षण प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण कहते हैं, या उसी को हम कृत्रिम परागण भी कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो कि दो अलग अलग पौधे हैं और उस दोनों अलग अलग पौधे से हमको एक नए लक्षण के पौधे का विकास करना है, तो उसे हम कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल या कृत्रिम संकरण के माध्यम से ही जो है वह संपन्न हो पाएगा और एक नए लक्षण वाले पौधे का विकास हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कृत्रिम परागण में जब दो अलग अलग पुष्पों को लेकर अलग अलग लक्षण वाले पौधों या पौधों का विकास करते हैं, तो उसे हम कृत्रिम संकरण या कृत्रिम परागण कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया दो विधियों के द्वारा संपन्न होती है। यह दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। पहला विपुंसन, इमेस्कुलेशन, ठीक है, इमेस्कुलेशन। और दूसरा जो होता है थैलीकरण, ठीक है, बैगिंग। आई बात समझ में? यह जो होता है कृत्रिम संकरण या कृत्रिम परागण दो विधियों के माध्यम से संपन्न होता है। एक को हम विपुंसन, इमेस्कुलेशन कहते हैं, दूसरा थैलीकरण, बैगिंग कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि थैलीकरण विधि क्या होता है और जो है विपुंसन क्या होता है, ठीक है। इसमें ठीक है, विपुंसन मीन्स क्या होता है कि किसी पुष्प के पराग कोश को परिपक्व होने से पहले ही हम उसे काट कर अलग कर दें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई पुष्प है, अगर उसके परागकोश परिपक्व हो गए और हमको नए लक्षण के पौधे का विकास करना है, तो वह जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो वह परागकोश अनापेक्षित रूप से वह परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा और वह अंकुरण होकर एक नए पौधे का विकास कर लेगा। तो इससे एक नए
जनरेशन के नए लक्षण पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें जब किसी पौधे से एक नए लक्षण वाले पौधे का विकास करना होता है तो हम उस पौधे को क्या करते हैं, उस परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही हम उसको क्या करते हैं, काट कर अलग कर लेते हैं और किसी दूसरे पौधे के पुष्प से परागकोश को निकालकर हम लाकर उस पे क्या कर देते हैं, मादा भाग वर्तिकाग्र पर रखकर एक नए पौधे का विकास कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब किसी पुष्प के पराग कोश को परिपक्व होने से पहले ही हम काट कर परागकोश को अलग कर लेते हैं, परागकोश को काटकर अलग करने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, ठीक है, यह एक प्लांट है। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या है, परागकोश है। ठीक है, अब इसी परागकोश को, ठीक है, इसी परागकोश को हम क्या कर देते हैं, काट के अलग कर देते हैं। ठीक है, काट कर अलग कर देते हैं, कब, परिपक्व होने से पहले ही, परिपक्व होने से पहले ही हम इसको क्या कर देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को हम विपुंसन इमेनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, जब किसी पुष्प के परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही हम काट कर परागकोश को अलग कर लेते हैं तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं कि थैलीकरण क्या होता है। ठीक है, थैलीकरण क्या होता है, थैलीकरण क्या होता है। दूसरा, थैलीकरण। ठीक है, बैगिंग। इसमें क्या होता है कि कोई पुष्प है और उससे हमें एक नए लक्षण वाले पौधे का विकास करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें उस पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र को हम किसी पॉलीथीन या किसी अन्य चीज से हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे कि कोई अनापेक्षित जो है परागकण उस मादा भाग वर्तिकाग्र तक ना आकर पहुंच सके और एक नए लक्षण के पौधे का विकास ना करने दे। ठीक है, इसलिए हम उस पौधे के मादा भाग वर्तिकाग्र को क्या कर देते हैं, किसी पॉलीथीन या किसी अन्य माध्यम से उसको हम कवर कर देते हैं। ठीक है, और कवर करने के बाद हम अपने अनुसार उस किसी भी परागकोश से परागकण को निकालकर, अच्छे लक्षण वाले पौधे के परागकोश से परागकण को निकालकर हम उस पर क्या कर देते हैं, लाकर रख देते हैं और उससे हम एक नए लक्षण पौधे का विकास कर लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई दो पौधा है, एक बौने पौधे एक लंबे पौधे, और हमको एक नए लक्षण वाले पौधे का विकास करना है तो हम क्या कर देते हैं,
उस लंबे पौधे को कवर कर देते हैं और उसे बौने पौधे के परागकोश के लेकर हम आकर उसमें क्या कर देते हैं, रख देते हैं इंजेक्शन या किसी माध्यम से, और एक नए पौधे का जिसमें दोनों का लक्षण प्रेजेंस हो, संकर प्लांट कहते हैं जिसे, और उसी के माध्यम से हम एक नए पौधे वाले लक्षण पौधे का विकास कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो कि क्या है, लंबा पौधा, ठीक है, और ये क्या है, बौना पौधा। ठीक है, अब हमें एक नए लक्षण वाले पौधे को प्राप्त करना है, तो इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, संकरण कराते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे, तभी हमको एक नए लक्षण वाले प्लांट का विकास हम कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो मान लो यह लंबा पौधा है और हमको क्या करना है, दोनों के लक्षण को प्राप्त करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे पॉलीथीन हो या कोई भी चीज हो, उससे हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और जब हम क्या करते हैं कि कोई अनपेक्षित परागकण इसके ऊपर ना आ सके, ठीक है, इससे हम क्या कर देते हैं, इसे क्या करते हैं, इस बौने पौधे के परागकोश से परागकण को निकाल कर हम क्या करते हैं, कवर को हटाकर, और यहाँ पर हम उसको परागकण को लाकर छोड़ देते हैं, और इससे क्या होता है, एक नए संकर पौधे का क्या होता है, विकास हो जाता है। एक नए संकर पौधे का क्या होता है, विकास हो जाता है। एक नए लक्षण वाले संकर पौधे का क्या होता है, विकास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यह इस प्रकार से थैलीकरण विधि क्रिया संपन्न होती है। इसमें कुछ परिभाषा लिख लेंगे आप लोग, इसमें इस प्रकार से होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, इस विधि में हम किसी लिखेंगे, इस विधि में हम वर्तिकाग्र को किसी थैली के माध्यम से के द्वारा क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे कोई अनपेक्षित परागकण उस मादा भाग वर्तिकाग्र तक न आ सके,
और हम अपने अनुसार किसी दूसरे पुष्प के किसी शुद्ध लक्षण वाले पुष्प से परागकण को लेकर को निकाल कर इंजेक्शन के द्वारा हम स्थानांतरण करते हैं या ट्रांसफर करते हैं जिससे हमें एक नया लक्षण वाला पौधा संकरण पौधे का विकास हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जब हम किसी इसमें क्या करते हैं, मादा भाग वर्तिकाग्र को क्या करते हैं, किसी थैली या पॉलीथीन के माध्यम से हम कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद हम अपने अनुसार किसी अच्छे लक्षण शुद्ध लक्षण वाले पौधे का जब हमको विकास करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण को लेकर उसके कवर को हटाकर, थैली को हटाकर उस पर हम क्या करते हैं, परागकण को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके माध्यम से एक नए लक्षण वाले पौधे का विकास क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, थैलीकरण बैगिंग क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये था थैलीकरण विधि और इससे पहले जो मैंने बताया विपुंसन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। इसमें निषेचन क्या होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें निषेचन में क्या होता है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलकर संलयन क्रिया करते हैं तो इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर संलयन क्रिया करते हैं, ठीक है, तो इसी क्रिया को ही हम निषेचन क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात समझ में। इसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन क्रिया करते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, यह आवृत बीजी में जो होता है, लिखेंगे आवृत बीजी पौधों में निषेचन की खोज
जो है इसने किया था स्ट्रासबर्गर, ठीक है। स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 ईस्वी में, 84 ईस्वी में लिलियम पौधे में, या ऐसे लिखना, लिलियम में किया था, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने क्या कहा निषेचन में, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन क्रिया करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और इसमें जो है आवृत बीजी जो पौधा होता है, ठीक है, निषेचन की खोज इसमें स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 में किया था, किसमें, लिलियम में किया था। आई बात समझ में। तो ये था निषेचन के बारे में, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें जो है, इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि निषेचन क्रिया के माध्यम से किस प्रकार से जो है परागकणों का अंकुरण व परागनलिका का किस प्रकार से निर्माण होता है, ठीक है, किसी पौधे में, ठीक है। परागकणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण, ठीक है। परागकणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे क्या है, सबको पता क्या है, यह है प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडाल सेल, ठीक है। और ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। और ये क्या है, एग सेल मतलब अंड कोशिका, अंड कोशिका, एग सेल, ठीक है। और ये दो क्या हैं, ये है सहायक कोशिका, ठीक है।
नरगिल, ठीक है। तो ये क्या है, पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण किस प्रकार से एक आवृत पीजी प्लांट के पुष्प में किस प्रकार से होता है, निषेचन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो चलिए हम लोग इसमें जानते हैं। जैसे मान लो कि यह पराग कोश है, ठीक है, और जब यह पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होकर, ठीक है, यह पराग कोश फट जाता है, ठीक है, और यह फटने के माध्यम से जो होता है, ठीक है, इसके परागकण यहाँ से निकलकर क्या होते हैं, मादा भाग वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, ठीक है। मादा भाग वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं और वह चिपचिपे पदार्थ होने की वजह से यहाँ पर कुछ समय के लिए चिपक जाते हैं और वहीं पर ही ये क्या होते हैं, परागकण अंकुरण करने की क्रिया संपन्न होती है। मतलब वह परागकण फूलकर क्या होता है, पराग नलिका पोलन डक्ट्स का निर्माण करता है। और ये भी याद रखेंगे कि एक परागकण से सिर्फ और सिर्फ एक ही पराग नलिका का पोलन डक्ट्स का निर्माण होता है, ठीक है। और वह परागकण जब नलिका बना लेता है पोलन डक्ट्स, तो वह पराग नलिका जो होता है क्या होता है, यह आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, यह आगे की तरफ बढ़ता है। और इससे पहले जो होता है, यह परागकण में जो पोलन डक्ट होता है नलिका, इसमें जो होता है, इसमें मैंने बताया था परागकण में दो चोल्स होते हैं, एक एग्जाइन्स एक एंटाइन्स, ठीक है। जब वह एंटाइन्स चोल्स क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उसमें जो होता है दो सेलों का निर्माण होता है, मतलब दो युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो युग्मक बनते हैं, ठीक है। अब इसी परागकण में जो होता है दो युग्मक बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं। और यह दोनों युग्मक क्या होते हैं, बीजांड की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके सहायता से, इस पराग नलिका की सहायता से। और यह पराग नलिका जो होता है, यह वर्तिकाग्र जो होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र, ठीक है, या यह जो वर्तिका कहलाता है, जिसको हम वर्तिका कहते हैं, ठीक है, यह वर्तिका को आगे की तरफ किस प्रकार भेजता है, क्योंकि इसी वर्तिका में जो होता है, ठीक है, इसी में जो होता है पेक्टोनेज एंजाइम होता है, ठीक है। इस जब परागकण से जो पराग नलिका आगे की तरफ बढ़ता है तो यह पेक्टोनेज एंजाइम को रिलीज करता है, और यही पेक्टोनेज एंजाइम क्या करता है, वर्तिका को क्या करता है, भेद कर आगे की तरफ जो होता है, पराग नलिका आगे की तरफ बढ़कर जो होता है बीजांड द्वार के माध्यम से, ठीक है, इस भ्रूणकोश में जो होता है, मतलब अंडाशय के भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यह पराग नलिका जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, तरफ से इसमें जो होता है, यह आगे की तरफ बढ़ता है। और ये जो नर युग्मक हैं, ये दो जो युग्मक हैं, यह दोनों युग्मक जो होता है, एक युग्मक जो है ध्रुवीय केंद्रक के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ फ्यूज कर यह बनाता है क्या, प्राथमिक भ्रूणकोश, ठीक है, यह प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करता है। और द्वितीय केंद्र क्या होता है, यह आता है इस जो है अंड कोशिका के साथ, ठीक है, फ्यूज कर जाता है। और फ्यूज कर यह बीजांड जो होता है फ्यूज करके इस अंड कोशिका के साथ किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण कर लेता है, ठीक है, फल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने क्या कहा,
परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण किस प्रकार होता है। मैंने कहा जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परागकोश परिपक्व होने के बाद क्या होता है, इस मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यहीं पर वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो होता है, कुछ चिपचिपे वर्तिकाग्र पर जो होता है चिपचिपे पदार्थ होते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर यह रहता है और यहीं पर जो होता है या फूल कर जो होता है अंकुरण होता है और यह परागनलिका आगे की तरफ जो होता है बढ़ता है और इसी परागनलिका में दो युग्मकों का निर्माण होता है और इसके साथ साथ इस परागनलिका में जो होता है पेंटोज एंजाइम पाया जाता है, पेक्टोनेज एंजाइम पाया जाता है और यह जिससे वर्तिका को क्या करता है, भेद कर आगे की तरफ बढ़ता है और यह धीरे धीरे आगे की तरफ आकर यह बीजांड द्वार जो अंडाशय होता है, अंडाशय का जो बीजांड द्वार होता है इसी के रास्ते से आता है और इसमें से एक युग्मक जाता है ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाता है और यह बनाता है प्राथमिक भ्रूणकोश और यह जो होता है दूसरा इसमें जो ध्रुवीय केंद्रक होता है वह नष्ट हो जाता है और इसके साथ आता है दूसरा अंड सेल के साथ जो होता है एग कोशिका के साथ जो होता है फ्यूज करता है और यह जो होता है बीजांड फ्यूज करके किसका, अंडाशय के साथ जो होता है फ्यूज करके क्या करता है, फल का निर्माण करता है और इसमें जो सहायक कोशिका होती हैं ये दोनों क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से इसमें जो होता है परागकण का अंकुरण होता है और परागनलिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें आगे मैं बताऊंगा निषेचन क्रिया किस प्रकार से इसमें संपन्न होती है। इसमें हमने जाना परागकणों का अंकुरण किस प्रकार होता है और परागनलिका का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब परागकोश से परागकण आते हैं मादा भाग वर्तिकाग्र पर, यहाँ पर कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं, यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद में जो होता है यह फूलकर एक परागनलिका का पोलन डक्ट का निर्माण करता है और इसमें पेक्टोनेज एंजाइम पाए जाते हैं और यह पेक्टोनेज एंजाइम क्या करता है, आगे की तरफ भेजते हुए वर्तिका को क्या करता है, आगे बढ़ता है और मादा भाग बीजांड के द्वार से प्रवेश करता है और इसमें दो नर युग्मक का निर्माण हुआ रहता है और एक नर युग्मक द्वितीय केंद्र ध्रुवीय केंद्र के साथ फ्यूज कर प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करता है और दूसरा एग अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर फल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से परागकण अंकुरण का निर्माण होता है और परागनलिका का किस प्रकार से निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था आप उसको चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका परागकणों का अंकुरण एवं परागकण का निर्माण। तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद मैं कुछ और चीजें लेकर आऊंगा, बस आज इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।